आप मैजिस्ट्रेट्स हो, आपको सड़कों पे करना है, कर्फ्यू लगाने हैं, फायरिंग तक का ऑर्डर देना है, आपने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी लगाया। ये कहा है कि मैजिस्ट्रेसी, आप ऑर्डर पास कर देते हो, नीचे टेप देते हो जी हम फलाने जुर्म में आपको 188 लगाएंगे। तो आपने खुद क्या किया, आपने भी तो कानून की अवमानना की, आपको 188 का पर्चा क्यों ना लगाया जाए। बिल्कुल कानून की। अब मैंने फैमिली के पास देखी हैं, डेड बॉडी की देखी हैं, मे बी हॉस्पिटल की फ़ोटो थी। यही मैं भी हैरान था कि जब आपने बॉडी को लटकते हुए पाया तो पहला क्या होता है, बिल्कुल आपने ठीक से फरमाया, वेंटिलेटर से वो लटके, छत से नहीं लटके। वेंटिलेटर भी क्या, जैसे ये दीवार है पीछे, ये वेंटिलेटर है छोटा सा 5 फुट की हाइट पे या 6 फुट की हाइट पे, वो हाइट नापना आई उन्होंने, रोशनदाना ग्रिल लगी, ओपन रोशनदाना, क्योंकि यहाँ पर वो खिड़कियों विड़कियों वाले नहीं होते। अब शीशा लगा था सिंपल, या ग्रिल थी कि नहीं थी ये नहीं मुझे पता, बाथरूम अंदर ग्राउंड के बीच में बाथरूम होता है, और रोशनदाने का शायद हाइट भी ज़्यादा नहीं, कहते दरवाज़ा भी छोटा ही होता है वहाँ पर। तो जब वो लटका एक आदमी, कहते हैं कि ऊपर पजामा भी टंगा हुआ है या लोअर भी है, और लोअर के साथ नीचे कॉर्ड भी है, ठीक है। अब कॉर्ड ऊपर है ग्रिल की साइड या कुंडी की साइड पे या नीचे है, मैंने मौका नहीं देखा। पर आपकी बिल्कुल बात से जोड़ रहा हूँ कि ये फोटोग्राफी उस समय की, लटकते हुए कॉर्ड, ये चीज़ वो चीज़, किसने उतारा पहली बारी, किसने, देखो अब बाथरूम एक आदमी गया, वो 1-2 घंटे से बाहर नहीं आया तो किसी ने तो शोर मचाया, वो पहला शख्स कौन था जिसने देखा कि भाई बाथरूम खोल नहीं रहा। अम्फाला जेल में एक व्यक्ति की कस्टोडियन डेथ हो जाती है। परिवार वाले कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और कोर्ट की तरफ से जो है डायरेक्शंस जाती हैं पक्का डंगा पुलिस स्टेशन, FIR जो है दर्ज की जाए। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं असीम साहनी साहब। सर, क्या है ये पूरा मामला और क्या कुछ इस पर निकल कर सामने आया? देखिए, इसमें जैसे आपने बिल्कुल इंट्रोडक्शन में ठीक कहा कि ये एक AG रैंक, MES में AG रैंक होता है जिसको इक्वलेंट टू XCN होता है। वो MES में AG रैंक पे इमरान साहब थे, वो और उनके साथ उनके जूनियर इंजीनियर महेश चंद्र गंगवार, उनको CBI जो है वो रेड हैंडेड जिसे कहते हैं ट्रैप केस में PC एक्ट में ब्राइब लेते हुए एलिजिडली वो पकड़ती है। ठीक है। अब वो मतलब मैं तो उनका उस केस में वकील नहीं था, लेकिन उनका ये, उनकी फैमिली का ये कहना है कि वो झूठा केस था या किसी ने फंसवाया था या कोई ज़ाती दुश्मनी, कोई ठेकेदार या कोई दफ्तर का ही आदमी निकाल रहा था, तो मे बी जो हो तो उसकी वजह से झूठे केस में उनको बनाया गया, या हालात ऐसे बनाए गए। लेकिन अब जो भी हुआ, CBI ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। पहले CBI की रिमांड में रहे, इवेंचुअली जो CBI के स्पेशल जज होते हैं उन्होंने उनको जुडिशल रिमांड में भेज दिया। अब जुडिशल रिमांड में वो डिस्ट्रिक्ट जेल जम्मू में थे, और डिस्ट्रिक्ट जेल जम्मू में अब उनकी हाई कोर्ट के नीचे की स्पेशल जज साहब ने बेल रिजेक्ट कर दी थी, तो वो हाई कोर्ट में गए हुए थे। हाई कोर्ट में बेल की भी सुनवाई चल रही थी उन दिनों, कोविड के बस लास्ट ये फेज़ था। तो बीवी से इनसे टेलीफोन पे बात करवाते थे। जो मेरी क्लाइंट है मेरे पास आई हैं, वो उनकी विडो हैं गुलनाज बेगम साहब। तो उन्होंने अपनी वाइफ को कुछ बताया होगा कि मैं कुछ डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूँ, कुछ अंदर मेरे को परेशानी है, या बैरक में जो मेरे साथ है वो तंग कर रहा है, या जो भी हालात भी होंगे। तो अब वो बीवी अपना स्टेटमेंट देगी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के बाद। लेकिन मेरे पास जो उन्होंने बताया कि वो ठीक नहीं थे, वो कुछ, फिर उसके बाद जब वो कोविड प्रोटोकॉल थोड़ा चेंज हुए तो इनको मिलने भी दिया गया। पत्नी ने थोड़ा दिलासा भी दिया कि आप क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बताया कि मैं जेल में लो हूँ, या जो भी उन्होंने बात की। अब वो मैटर ऑफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि क्या उनकी वाइफ स्टेटमेंट देती है पुलिस को। कुछ दिन बाद उनकी वाइफ जो है उसको फ़ोन आता है कि आप, ये लोग प्रयागराज के रहने वाले हैं, लोकल नहीं है JNK के, ये यहाँ MES में पोस्टिंग में थे। तो उसकी वाइफ को फ़ोन आता है कि आपके हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, GMC पहुँच जाइए। तो वो बड़ी हैरान होती है कि मेरे हस्बैंड तो जेल में है, आप कौन बोल रहे हैं? तो कहते जी नहीं, मैं पुलिस से ही बोल रहा हूँ, तो आप फटाफट GMC जम्मू पहुँचिए। वो किसी को लेके पहुँचते हैं GMC जम्मू। तो जब तक वो आते हैं, उन दिनों वो यहीं पे सतवारी अपने ऑफिशियल अकोमोडेशन में थी, किसी को ले लो के आई कि एक तरफ आगे सिर पे पहाड़ टूटा हुआ है वो केस वाला, और उधर ज़मानत करानी थी, तो साथ में यहाँ भागना दौड़ना पड़ गया। तो जैसे वो GMC जम्मू पहुँचती हैं तो उनको बताते हैं, चौकी सर साहब मिलते हैं, वो कहते हैं कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई। अब ये रोती पिटती है, चिल्लाती है कि भाई कैसे डेथ हुई, मेरी बात हुई अभी 2 दिन पहले, क्या हुआ वहाँ पर? तो कुछ खास जवाब नहीं देते, अभी ऐसे करेंगे, बॉडी अभी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, अभी ये होगा वो होगा। तो फिर फैमिली के बाकी लोग भी आ जाते हैं, वो प्रयागराज से भी फैमिली आ जाती है। तो वो कहते हैं बॉडी तो दो। फिर जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं लास्ट फॉर्मेलिटीज़ करके तो बॉडी दी जाती है। और ये कहीं सोशल मीडिया पे या अखबार के ज़रिए पता चलता है इनको कि ये तो, वैसे आपको पता है आजकल आपको पहले इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं आती है जी उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसको शक तो पहले ही था कि मेरे पति कोई डिस्कम्फर्ट फील कर रहे थे, कोई बात भी उन्होंने की थी इस सिलसिले में, तो उसने कहा नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। जैसे हर परिवार में होता है, वो लास्ट राइट्स होती हैं, जब उनको दफनाया वफनाया गया और बॉडी को ले गए वहाँ पर,
तो फिर उसके बाद होश नहीं होता इंसान को। जब फैमिली को होश आया, भाई भाई के साथ आई यहाँ पर कि पता कराएं कि क्या हुआ, तो वो जेल में गए होंगे कि अभी सामान पूरा नहीं मिला, तो जेल वालों ने जो था सामान वो दे दिया, बाकी कहा है ही नहीं, सामान कहाँ गया। तो पहला ये, फिर वो जेलर साहब को मिली होंगी जो एसपी जेल हैं कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने अपना वर्जन दिया कि कैमरे लगे हैं, लेकिन उनके मुताबिक ये था कि बाथरूम में इन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया। अब बड़ा अजीब वाक़या है कि बाथरूम में क्या होता है, बाथरूम एक तो हाइट छोटी छोटी होती है, दूसरा वहाँ हैंगिंग का कोई सिस्टम नहीं होता, या छत नहीं होता है, हुक नहीं होती, पंखा नहीं होता, तो लटकाना कहाँ है। तो अगर मैं ये इतना सा छत हो तो वहाँ कहाँ लटकूँगा, मेरी हाइट जितना छत हो तो मैं लटकूँगा किस पे। एनी हाउ, फिर वो कहते नहीं छत पे नहीं लटके जी, वो साइड का जो विंडो पेन होता है जो 5 फुट या 5.5 फुट की हाइट पर है, वहाँ लटके। अब ये अंदर तो जा नहीं सकी ना, इसको किसी ने दिखाया, तो उन्होंने कहा जी विंडो पेन पे भी कोई कैसे लटक सकता है। और उन्होंने कहा नहीं जी, अपना उसने लोअर जो था उसमें से अपनी कॉर्ड जो थी, जैसे हम नाड़ा कहते हैं देसी भाषा में, वो नाड़ा अपना बांध के लोअर भी बांध लिया और नाड़ा भी बांध लिया। बड़ी हैरानगी की बात है कि ग्रिल के साथ अब लोअर बांधा या नाड़ा बांधा, लोअर गले में बांधा और वो उधर अटक गया। तो अब इसको थोड़ा अलग से लगता है कि ये तो कुछ बात बन नहीं रही है, कोई इनका वर्जन कुछ हो रहा है किसी। तो ये क्या करती हैं कि वो जो सस्पेक्ट है, अब हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे किसी पर, लेकिन इनकी फैमिली के मुताबिक जो सस्पेक्ट है, जो इनके साथ बैरक में था, को अक्यूज जो जेई है इनका, उसके बाद भी जाती हैं, तब तक उसकी बेल हो जाती है। तो उसके बाद जाना शुरू करती हैं कि भाई क्या हुआ। वो कहता है मुझे पता ही नहीं, मैं था ही नहीं बैरक में। जेल वालों के पास फिर जाती हैं तो वो कहता है वो तो इकट्ठे थे बैरक में। फिर वो कहता है हाँ बैरक में रहा होऊंगा, पर मुझे अब याद नहीं है, मैं सो रहा था। फिर इसके बाद जाते हैं जेलर के पास, जेलर कहता है जी आप सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, दोपहर का टाइम था जब ये सारा काम हुआ, ये तो जाग रहा था और हम सोने देते नहीं किसी को। तो फिर उसको पूछा अंदर क्या हुआ, तो वो टाल मटोल करना शुरू हो गया। अब जो फैमिली का मुझे इंस्ट्रक्शन दें, जो मुझे, क्योंकि केस जब लिखवाना होता है तो पूरी बात बताती है फैमिली, तो उन्होंने ये बताया कि उनको कहीं ना कहीं कुछ फाउल प्ले स्मेल कर रहे हों, या तो ये को अक्यूज झूठ बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, अंदर क्या हुआ, या तो ये सच्चाई जानता है, या यही था रीज़न। अब इसने कत्ल किया है या इसने अबेट किया है कत्ल, या इसने किसी से करवाया है, अंदर किस बात की बात हुई, किस बात का झगड़ा हुआ, क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। अगर हर आदमी अपनी लोअर और कॉर्ड से आत्महत्या करना शुरू करते तो एक दूसरे को मार दे और दूसरा अपने आप को मार ले। फ्रस्ट्रेशन भी है, यहाँ तो जेल है, इसीलिए आपको पता है जेल में जंगले बनाए जाते हैं, हाइट नहीं होती, बाथरूम छोटे होते हैं, हुक नहीं होती कि कोई आदमी ऐसा ना कर सके, और लूज़ कपड़े पहनाते हैं कि इवन कि अपने कपड़ों के साथ ये अचानक कैसे हुआ, फिर कपड़े भी पूरे नहीं दिए गए। तो अब इनको अब इस समय सस्पिशन है कि इनके हस्बैंड ने आत्महत्या नहीं की है, या उसका कत्ल हुआ है, या वो अबेटमेंट टू सुसाइड, या किसी ने उकसाया है, या किसी ने उनके साथ कुछ शरारत की है, या कुछ हुआ है उनके साथ, जो कि पोस्टमार्टम में तो आया। अब पोस्टमार्टम में तो ऐसे ही आया, स्ट्रैंगुलेशन नहीं आई है, गर्दन ऐसे ही आया कि जैसे, अब दो चीज़ें होती हैं, एक हम क्रिमिनल लॉ में ये समझते हैं कि गर्दन को आपने घोट के मार दिया या रस्सी से काटा, पकड़ा और घसीटा और यूँ करके बाद में जब बंदा मर गया तो वही चीज़ ऊपर टांग दी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब वो क्या, अब वो तो जो कोई भी इन्वेस्टिगेटर है वो इन्वेस्टिगेट करेगा, उस सीसीटीवी फुटेज खंगालेगा, अगर वो सेव्ड होगी, क्योंकि इस सारी प्रोसेस को टाइम लगा। फिर ये वाइफ ने पूछा उनको कि भाई एफआईआर रजिस्टर कीजिए, पुलिस वालों ने कहा नहीं जी अभी इंक्वेस्ट चल रही है। इंक्वेस्ट आपके दर्शकों के लिए और आपके लिए मैं बता दूं, जब भी कोई डेथ होती है तो 174 प्रोसीडिंग में, जैसे कि कोई डेथ है जहाँ जिसका कारण नहीं पता कि अननेचुरल है कि नेचुरल है, इंक्वेस्ट का सिर्फ इतना सा स्कोप होता है देखना कि ये नेचुरल डेथ है कि अननेचुरल है। नेचुरल है तो यानी कि हार्ट अटैक या कोई स्ट्रोक से बंदा मर गया या कोई भी जैसे कुछ हो गया बॉडी के अंदर, और अगर अननेचुरल है तो फिर वो सुसाइड है, ये होमिसाइड है। सुसाइड हो गया कि खुद से मारना, होमिसाइड हो गया किसी चीज़ या किसी बंदे ने मारना। फिर तीसरी एक डेथ होती है एनिमल डेथ, जैसे जंगल में मार दिया या जानवर ने खा लिया। तो इस किस्म की चीज़ को सिर्फ इतना रोल होता है उसका आइडेंटिफाई करना, थोड़े देर में करना होता है, वो जॉब या पुलिस वाले का होता है या मैजिस्ट्रेट का होता है। और जो हमारे पास अब रीऑर्गेनाइजेशन के बाद सेंट्रल सीआरपीसी एप्लीकेबल है, पहले अपनी सीआरपीसी थी तो ये छोटी छोटी चेंजेस थे उसमें, सेंटर का कुछ और कहता था। सेंट्रल सीआरपीसी एप्लीकेबल है तो बड़ा क्लियर कहती है 175(1)A में, आपके दर्शकों के लिए सेक्शन 175(1)A ऑफ द सीआरपीसी, वो ये कहती है कि कोई भी डेथ जो कि पुलिस कस्टडी में या कस्टोडियल डेथ या जेल में होगी, उसकी तफ्तीश जो है उसकी इंक्वेस्ट जुडिशल मैजिस्ट्रेट करेगा। अब मैजिस्ट्रेट दो किस्म के होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव, नायब तहसीलदार, डीएम, एसीआर, ये इन सबको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर होती है, और एक होता है जुडिशल, हमारे जज साहब, मुंसिफ, सब जज, सीजेएम, तो ये जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं। अब तफ्तीश किसने करनी है? कानून में लिखा है कस्टोडियल डेथ के केस में तफ्तीश करनी है जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने, डीसी साहब ने या पुलिस वालों ने या गॉड नोस किसने किसको फाइल पुटअप की, ऑर्डर हो गया जी, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट करेगा। क्यों भाई आपने सेशन जज को या सीजीएम को क्यों नहीं लिखा कि ऐसे ऐसे डेथ हुई है, 175(1)A में अपना कोई मैजिस्ट्रेट लगाइए?
उस चीज़ को भी 1-2 महीने हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो तहसीलदार कर रहा था उसने भी कुछ नहीं किया, ये जाती रही औरत, उसके पीछे भागती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब इनका कहीं नहीं चली, कहीं पेश नहीं चली, तो ये फिर मेरे पास आए। जब हम कोर्ट में गए, हमने कोर्ट में बहस की, जैसे आपने स्टेटस रिपोर्ट मंगवाया SHO पक्काडंगा से, SHO पक्काडंगा ने यही रिपोर्ट भेजी कि इंक्वेस्ट चल रही है इतनी देर की, और मैं नहीं बता सकता इंक्वेस्ट, क्योंकि इंक्वेस्ट तो मैजिस्ट्रेट के पास चल रही है। तो फिर ये पॉइंट लॉ का आया कि क्या एक मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पूछेगा कि आपने क्या किया बताओ, या वो खुद से इंक्वेस्ट स्टार्ट करेगा, या वो सेशन जज को लिखेगा। तो ये काफ़ी सारी हमें एक पेचीदगियाँ आई, लेकिन मैंने हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, हमारे ऑनरेबल जस्टिस संजय धर साहब ने ऑथर की एक जजमेंट, अभी अपने हाई कोर्ट ने, बड़ी पुरानी नहीं है, 2020-21 की जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई 156(3) CRPC के ज़ाब्ते के तहत आता है और ये कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, थाने में हुआ है, कि इस मर्डर में हुआ है या इस डेथ में हुआ है, तो अगर उसके पास कोई रीज़न है कॉग्निजेबल ऑफेंस एलेज करने का, तो फिर जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो पर्चा लगवाने की हिदायत दे सकता है, उसको इंक्वेस्ट का वेट नहीं करना। इंक्वेस्ट का क्या पर्पज़ है, ये जैसे मैंने आपको बताया जानना, तो इंक्वेस्ट 3-3 महीने चलता रहेगा, तब तक क्राइम सीन डिस्टर्ब हो जाएगा, लोग रिहा हो जाएंगे, CCTV फुटेज खत्म हो जाएगी। तो फिर हमने ये सारा बहस की, एक्साइज मोबाइल मैजिस्ट्रेट हैं उमेश शर्मा साहब, उनको ये फैसला हाई कोर्ट का दिखाया, हमारे फैक्ट्स दिखाए, हमारी रिपोर्ट दिखाई जो स्टेटस रिपोर्ट आई है। तो उन्होंने अभी कल ये फैसला अनाउंस किया, परसों किया शायद, कि उन्होंने SHO पक्काडंगा को डायरेक्शन दे दी कि आप अनमाइंडफुल ऑफ द इंक्वेस्ट, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये आप इमीडिएटली इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि जब कोर्ट का ऑर्डर जाएगा तो SHO पक्काडंगा FIR रजिस्टर करेगा, क्योंकि लॉ यही है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है FIR रजिस्टर होने के बाद, और FIR रजिस्टर करके उसके बाद अगर कोई टीम बनाते हैं SSP साहब, क्योंकि ज़िले के तो SHO वही होते हैं, तो वो कोई टीम बना दें या कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जो जेल में भी जाए, वो साइज़ नापे, वो ग्रिल देखे कि लटक सकता है, कोई डमी लटका कर देखें, जैसे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, तो फिर जाके कुछ असल बात निकलेगी, क्या वो उनके को अक्यूज़ ने मारा है कि मरवाया है, कि जो फैमिली इल्ज़ाम लगाती है। मैं तो वो फैमिली का लॉयर हूँ, मैं तो सिर्फ यही बता सकता हूँ कि फैमिली का ये इल्ज़ाम है। आगे क्या निकलता है इन्वेस्टिगेशन में वो टाइम बताएगा, और उसके साथ साथ हम हाई कोर्ट में या जिसकी भी कोर्ट में उसको चैलेंज करना होगा साथ साथ करते चलेंगे। साहब, अगर बात करें हम पुलिस डिपार्टमेंट की, और पुलिस की जो जिम्मेवारियां वहाँ पे रहती हैं, पुलिस का बहुत बड़ा अमला जो है वहाँ पे रहता है, तो उसका क्या रोल रहेगा इसमें? देखिए, जो जेल में होता है ना, वो पुलिस वाले नहीं होते अंदर, वो हम वर्दी का धोखा खा जाते हैं। बेसिकली उसको हम नॉर्मल टर्म में जेल पुलिस कहते हैं, जो कि जेल वार्डर्स, जेल स्टाफ होता है। और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है, जो कंसर्न्ड पुलिस होती है, वो उसका काम होता है सिर्फ कैदी को लेके जाना और ले लेना, कोर्ट तक लेके जाना, रिमांड पे लेके जाना। अंदर इंटरनली मैन कर रहा होता है जेल वार्डर्स, जेल पुलिस, जिसका इंचार्ज सुपरिटेंडेंट जेल होता है, और बाहर की सिक्योरिटी देख रही होती है CRPF, पैरामिलिट्री फोर्स लगी होती है जेल में। तो मेरे मुताबिक जो है, इसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस या जम्मू डिस्ट्रिक्ट पुलिस अंदर नहीं थी, ना उनका कोई रोल है। हाँ, अब आप वर्ड जब यूज़ कर रहे हो पुलिस, तो मैं ये लेकर चलता हूँ कि आप जेल पुलिस की भी बात कर रहे हो साथ में। बिल्कुल। अब जेल पुलिस और सुपरिटेंडेंट जेल की भी पूछताछ होगी इसमें, जो भी उस बैरक इंचार्ज होगा या जो भी देखता रहा होगा, CCTV फुटेज है, कितने बजे वो बाथरूम में गया, ऐसी क्या बात आ गई। देखिए, कोई सुसाइड करना भी चाहे तो रात को करेगा, रश कम देख के करेगा। दिन दिहाड़े वो चला गया, उस सुबह से लेके उस दौरान तक क्या हुआ, या कई दिन से क्या हो रहा था, या उसकी बीवी से उसने क्या शेयर की थी खुफिया बात, वो उसकी बीवी जब तफ्तीश में आएगी वो बताएगी कि क्यों उसको शक है, क्यों वो प्रयागराज से जम्मू आ रही है इंसाफ के लिए। देखिए, यूपी से आना, जम्मू तारीखों पर आना, कोर्ट में आना, तो कोई वजह होगी, उसको कुछ वजह है, तभी वो सुसाइड एक्सेप्ट नहीं कर रही कि सुसाइड नहीं हो सकता, देयर इज़ समथिंग मोर। वरना आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि सेक्शन 7 का ट्रैप केस इतना सख्त नहीं है कि कोई 6 महीने साल तक बेल नहीं मिलती, थोड़ा देर ज़रूर लगती है। लोअर कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी, हाई कोर्ट बेल दिलवा देता है। मैंने कई केसेस में ट्रैप में किया होगा, या मेरे और भी कई कलीग लॉयर्स ने ट्रैप में किया होगा। पहले तो कोविड में तो मुश्किल थी, लेकिन हमने कोविड में भी जजेस ने काम किया, ऑनलाइन भी काम किया, तो बेल्स तो हुई हैं। ऐसे कहना कि बेल नहीं हुई, तो ये कहना कि वो परेशान था, देखिए को अक्यूज़ की भी तो बेल हुई बाद में, वो परेशान था कि बेल होगी नहीं तो आत्महत्या कर ली, ऐसी बात नहीं। बेल की वजह से उसने आत्महत्या नहीं की, कोई तो और कारण हो सकते हैं, शर्म की वजह से भी नहीं की, क्योंकि जिसने शर्म या उस वजह से करना होता है वो इनिशियल डेज में ही कर जाता है। बिल्कुल। इतना वक्त काटने के बाद किया, तो अंदर उसके साथ क्या हो रहा था, क्या बीत रहे थे, कपड़े पूरे क्यों नहीं आए उसके, क्या था उसके साथ, किस किस्म का उसके साथ अंदर ट्रीटमेंट हुआ, या को अक्यूज़ ने किया। फिर कहते हैं कि एक केस के 2 शख्स को एक बैरक में नहीं रखा जाता, जो मेरे को फैमिली ने बताया। यहाँ ये कहते हैं कि एक ही बैरक में थे, फिर वो को अक्यूज़ मना कर रहा था। तो मैं आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन थिंग्स, क्योंकि ये तो अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हमारा काम तो था सिर्फ जज साहब को बताना कि सर ये इट इज़ नॉट अ केस ऑफ नॉर्मल डेथ और सुसाइड, it is a clear case of murder or it is a clear case of abetment to suicide.
क्योंकि हम तो सिर्फ कोर्ट में जाके इल्ज़ाम लगा सकते हैं, आगे मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसीलिए हमने कहा कि सर इन्वेस्टिगेशन अगर जल्दी नहीं हुई तो ये तो क्राइम सीन, क्राइम का मटेरियल खुर्द बुर्द हो जाएगा, कपड़े, एविडेंस सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा ही कुछ नहीं। अब जेल में इतना इजी तो नहीं है रोज़ रोज़ आईओ जाके तफ्तीश कर सके, वहाँ मार्क लगा सके, वहाँ करना। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अब देर आए दुरुस्त है। अब देखते हैं जज साहब क्या करते हैं, पकड़ंगा पुलिस क्या करती है इसके अंदर, वो तो वक्त ही बताएगा आगे। साहब जब ये सारा वाक़या हुआ है, या जिस तरह से बताया जा रहा है कि उन्होंने मतलब अपने आप को जो वहाँ पे सुसाइड किया, या वो कहीं किसी खिड़की के साथ जो हैंगिंग थे, उसकी कोई पिक वगैरह या वीडियो वगैरह एविडेंस तो लिया होगा, जिस तरह से आमतौर पर होता है कि वीडियो बनाया जाता है या पिक फ़ोटोज़ वगैरह ली जाती हैं? देखिए फ़ोटोज़ मैंने फैमिली के पास देखी हैं, डेड बॉडी की देखी हैं, मे बी हॉस्पिटल की फ़ोटो थे। यही मैं भी हैरान था कि जब आपने बॉडी को लटकते हुए पाया तो पहला क्या होता है, बिल्कुल आपने ठीक से फरमाया, वेंटिलेटर से वो लटके, छत से नहीं लटके। वेंटिलेटर भी क्या, जैसे ये दीवार है पीछे, ये वेंटिलेटर है छोटा सा 5 फुट की हाइट पे या 6 फुट की हाइट पे, वो हाइट नापना है, रोशनदाना ग्रिल लगी, ओपन रोशनदाना, क्योंकि यहाँ पर वो खिड़कियों विड़कियों वाले नहीं होते। अब शीशा लगा था सिंपल, या ग्रिल थी कि नहीं थी ये नहीं मुझे पता। बाथरूम अंदर ग्राउंड के बीच में बाथरूम होता है, और रोशनदाने का शायद हाइट भी ज़्यादा नहीं, कहते दरवाज़ा भी छोटा ही होता है वहाँ पर। तो जब वो लटका एक आदमी, कहते हैं कि ऊपर पजामा भी टंगा हुआ है या लोअर भी है, और लोअर के साथ नीचे कॉर्ड भी है, ठीक है। अब कॉर्ड ऊपर है ग्रिल की साइड या कुंडी की साइड पे या नीचे है, मैंने मौका नहीं देखा। पर आपकी बिल्कुल बात से जोड़ रहा हूँ कि ये फोटोग्राफी उस समय की, लटकते हुए कॉर्ड, ये चीज़ वो चीज़, किसने उतारा पहली बारी, किसने, देखो अब बाथरूम एक आदमी गया, वो 1-2 घंटे से बाहर नहीं आया तो किसी ने तो शोर मचाया। वो पहला शख्स कौन था जिसने देखा कि भाई बाथरूम खोल नहीं रहा इतनी देर से, या अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो वो कौन था, कैसे पता चला, कि दरवाज़ा किसने तोड़ा, अंदर गए, क्योंकि अंदर की साइड से कुंडी लगी थी, या नहीं भी लगी होगी तो दरवाज़ा खोल दिया किसी ने, फिर वो लटकते हुए देखा उसको, फिर वो फोटोग्राफी हुई वहाँ की नहीं हुई, या फटाफट उतार लिया उसको ऐसे करके। तो ये चीज़ें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जैसे उस दिन वो बैरक में थे, या जो बंदा पहला शख्स होगा या दूसरा शख्स होगा, वो अगर तो हैं जेल में तो वो हमारा आईओ जाके पूछेगा उनको, और अगर जेल से निकल गए, जैसे वो मैं कह रहा हूँ को एक्यूज जो जिस पर हम अब फैमिली को शक है, तो वो तो बेल आउट हो गया हुआ। अब आईओ आएगा, उसको ढूंढेगा, उससे पूछेगा तू वहाँ था, आखिरी बंदा तू था कि तेरे अलावा कोई और भी था अंदर मिला उसको, तो हो सकता है कोई और हो, तीसरा आदमी अंदर हो सकता है, किसी जेल में किसी की तरह रंजिशबाजी होती है, कुछ होता है, कोई गुस्से की वजह से कोई गैंग होता है अंदर, कोई पैसा हथियाने के लिए करता है, कुछ अंदर भी मतलब क्राइम तो होता है, ये हमें पता है। तो ऐसा भी हो सकता है, वो जब तक अंदर के लोगों के स्टेटमेंट नहीं होंगे, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं होगी, उसके अंदर के जो डेटिन्यूड हैं या जो जेल में डिटेन्ड लोग हैं वो पूरा बताएं सच्चाई, और एक आप न्यूट्रल लोगों से सच्चाई पूछे, उसके बाद जाके निकलेगी सच्चाई। फिर वो लेंथ कितनी होती है, जब जैसे बॉडी लटकती है, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि 5 फुट की हाइट में या 5.5 फुट की हाइट में वेंटिलेटर है, जो मुझे फैमिली ने बताया, मैंने तो खुद विजिट नहीं किया सही। अगर 5.5 फुट की हाइट में वेंटिलेटर है तो आदमी के तो पैर ही नीचे ज़मीन पे लग रहे थे, वो लटका कैसे? बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आपके दर्शकों के लिए भी, जैसे जितना हम क्रिमिनल लॉ में मेडिकल को मिक्स करते हैं, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस से कहते हैं, होता क्या है, आपने कभी सुना है अपने हाथ से किसी ने गला घोटा हो? कभी नहीं। हमेशा धागा, नाड़ा, कपड़ा बांधा हो जाता है ना, क्यों होता है? क्या है कि जब आप अपने हाथ से अपना गला घोटते हैं तो मरने से पहले एक स्टेज आती है जब आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, एकदम नहीं मरते, हड्डी नहीं टूटती, अपनी हड्डी टूटती है लटकने में, ये चीज़। स्ट्रैंगुलेशन में आप हाथ से घोट रहे हैं तो धीरे 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 आपकी आंखें चढ़ेंगी, आपको एक स्टेज पे आएगी, आप वो अनकॉन्शियस हो जाएंगे, ये हाथ में ग्रिप खत्म हो जाएगी। जैसे ग्रिप खत्म हुई, ये लूज हो गया, सांस आ गई, समझिए। तो इसीलिए जब आदमी एक लटक रहा है, उसने अपनी टांगें घुटने फोल्ड कर लिए, प्रिज्यूम किया कि वो हाइट उसकी ज़्यादा है, उसने घुटने फोल्ड कर लिए, वो जैसे लटका और वो अनकॉन्शियस हुआ, उसका घुटना खुल गया, क्योंकि उसके घुटने में अब या टांग में ताकत खत्म हो गई। जब वो खुल गया तो ज़मीन पे लग गया फिर से आगे। बिल्कुल। तो चांस कैसे है कि वो वेंटिलेटर पे लटक जाएगा? अनटिल अनलेस कि वो बेहोश हो गया और टांगे उसकी फिट नहीं हुई या कोई स्टूल था, तभी यूजुअली हम क्राइम सीन्स में देखते हैं कि पंखे या किसी किसी जगह लटकते हैं, वो नीचे स्टूल होता है, वो स्टूल को किक मारता है, स्टूल टेढ़ा आता है और वो लटक जाता है। बिल्कुल। अब ये गहराई में सोचना समझना ये इन्वेस्टिगेटर्स का काम होता है। या हम कोर्ट में जब हम मुलज़म की तरफ से आते हैं तो हम कोर्ट में प्रूव करते हैं कितनी हाइट थी, फिर वो वेट देखा जाता है बॉडी का। होता क्या है कि बेहोश होते ही लटकते ही उसका फुल वेट पड़ जाता है और कई बार किल्ली ऊपर से निकल जाती है, कई बार पंखा टूट जाता है। अब इस केस में वो कुंडी पर था, ग्रिल पर था, शीशे पर था, किस चीज़ पे अटकाया था उसने, और वो चीज़ टूटी क्यों नहीं, कॉर्ड क्यों नहीं टूटी, पजामा क्यों नहीं टूटा, फिर वो कहाँ गया सामान, बाकी कपड़े कहाँ गए। तो ये बड़े सारे एंगल हैं जो मैं फैमिली के साथ मैंने डिस्कस किया है। लेकिन अब क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जेल नॉर्मल प्रेमिसेस नहीं है,
तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है। और इसीलिए अब मैंने जो आपको टच किया वो क्वेश्चन, इसलिए लॉ ये कहता है कि अगर डेटेन्यू जेल में या पुलिस कस्टडी में मरता है तो वहाँ जिम्मेवारी ज़्यादा होती है उन अफसरों की। अगर कुछ नहीं, मैं कहता हूँ आपने नहीं किया कत्ल, नेग्लिजेंस तो थी आपकी, बिल्कुल। नेग्लिजेंस पॉइंट से आपने कैसे निकले? 302 नहीं बनेगा, 304 बनेगा, पार्ट 2 बनेगा, 304B बनेगा। मेरी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी पे कोर्ट ने मुझे एक बंदा दे दिया, वो कोर्ट की कस्टडी में था, आपने उसको संभाल के नहीं रखा, आपने उसको किसी को मारने दिया या मरने दिया, और अब आप कहते हो जी कुछ नहीं नॉर्मल। तो नॉर्मल फिर जिसने मरना है वो इसका मतलब आराम से मर सकता है। बिल्कुल। मरना मारना यहाँ पर जो है, वैसे तो ये 7(2) या PC एक्ट जो होता है इसमें सजाए मौत नहीं होती, सज़ा मौत का ऑफेंस तो नहीं होता ना। कितनी मैक्सिमम सज़ा है? 5 साल 7 साल इतनी हो सकती। करप्शन में इतनी तो नहीं है, आप प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी, आपको ट्रायल फेस करना है और देनी भी जज ने। तो ये ऐसी क्या नौबत आ गई कि आदमी को मरना पड़ गया? तो ये देखना है कि क्या प्रेशर था उसके पास। सर 2 चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। जो इनका साथी है वो कहाँ का है, और जो ये पूरा मामला है, ये ब्राइब वो कब पकड़े गए, और ये पूरा मामला चलते हुए कितना समय हो गया? देखिए, उनके साथी भी नॉन लोकल ही है, J&K का नहीं है, वो भी बाहर का ही है जी। मुझे नाम पता है, महेश चंद्र गंगवार, रैंक पता है, जूनियर इंजीनियर था, ज़्यादा डिटेल्स नहीं मुझे पता, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारे पास भी डेटा हमारा क्लाइंट ही देता है। बिल्कुल। तो बाकी आप कह रहे हैं कि वो मामला यही इसी मतलब 2021 इनिशियल डेज़ का था, दिसंबर या जनवरी, दिसंबर 20 का होगा या जनवरी 21 का होगा। तो ये पुलिस ने रेड की थी इनके ऑफिस पे, MES के ऑफिस पे। तो ये MES के ऑफिस में, सॉरी पुलिस नहीं, CBI ने इनको कहते हैं कि किसी ठेकेदार ने रिश्वत दी काम करवाने के लिए, तो CBI ने रंगे हाथों उसको जूनियर इंजीनियर को पकड़ा। तो ये 2 लोग इसलिए पकड़े कि उसने पैसे लिए, इसको देने थे, कुछ ऐसे करके हुआ, तो दो लोग पकड़े गए। अब वो 2 लोग आपस में भी उनको रंजिशबाजी चल रही थी जी। ये कहता था अफसर कि मैंने कुछ लिया दिया नहीं, तूने मुझे फंसा दिया, जो असली बात है, और वो कहता था कि तूने वही फंसा दिया। तो आपस में भी वो ये नहीं था कि एक ग्रुप, इनके आपस में भी रंजिशबाजी चल रही थी, और ये पहले की भी थी। ये वो शायद उसकी बीवी जब स्टेटमेंट होगा तो वो खुद बताएगी, जो मेरी क्लाइंट है वो खुद बताएगी कि वजह क्या थी। अब मुझे इतनी डेप्थ में वजह नहीं पता, और कुछ बातें जो है हम सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी है। तो लॉ ये कहता है कि आप इन्वेस्टिगेशन और क्या स्टेटमेंट होने हैं, क्या अंदर वजह रही, वो आप निटी ग्रिटी पब्लिक में शेयर नहीं करोगे। फर्स्ट लेट द इन्वेस्टिगेटर टेक अ कॉल। इन्वेस्टिगेटर IO जो है वो खुद पहला जज वो है, उसने देखना है, उसने बयान रिकॉर्ड करने हैं, बयान रिकॉर्ड करने के बाद ये देखना है कि सच्चाई कितनी है, कितना झूठ है। मेरे या आपके बात करने से कुछ नहीं होता। हम लोग जो बात कर रहे हैं, मैं तो एज अ जो माउथ पीस, एज अ स्पोक्स पर्सन मैं क्लाइंट बात करूँगा लॉ को बता कर, कि क्लाइंट को तो फैक्ट्स पता है, लॉ मुझे पता है, तो हमें जज साहब को पूरे उनके आगे रखना होता है, सर ऐसे ऐसे हुआ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हैरानगी की बात है कि आप जेल में जुडिशल कस्टडी में एक आदमी को मरने कैसे भी दे सकते हो। बिल्कुल। मेरा ये सवाल है कि आपकी इतनी नेग्लिजेंस और इतना वो है, और फिर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एक तहसीलदार साहब को आपने दिया है, वो भी इलीगल दिया हुआ है। आज तक ये भी किसी ने नहीं देखा कि 175(1)(a) क्या हुआ है। मैं तो हैरान हूँ। अब नई DC आई हैं अपनी लवासा जी, अगर वो आपका ये न्यूज़ शहर इंडिया का इंटरव्यू देखेंगी तो उनको सुओ मोटो कॉल लेनी चाहिए, शी इज़ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। फिर मुझे हैरानगी है कि आप लोग UPSC के एग्ज़ाम क्लियर करके IAS अफसर बन जाते हो, और आपको ये नहीं पता चलता कि हमने अपना एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट लगाना है कि जज को रिक्वेस्ट करनी है कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट दो। आप तो मतलब ऐसे चलते जा रहे हो, हर चीज़ में कोई वकील करना थोड़ा ज़रूरी है। अगर मैंने ही सब कुछ बताना है तो मैं ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन जाता हूँ, मुझे लगा दीजिए। ये क्या मतलब हुआ? अगर आपके पास एक टीम ऑफ लॉयर्स होती है, आपके पास अपने ARAs होते हैं, आपके पास रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, आपके पास एडवोकेट जनरल ऑफिस है, आप मिनट में पूरी एडवोकेट जनरल की एडवाइस ले सकते हैं, अपने लॉ ऑफिसर की एडवाइस ले सकते हैं, बट आपको ये नहीं पता कि इतना इंपॉर्टेंट केस है कस्टोडियल किलिंग का, और कस्टोडियल किलिंग में आपने लगा दिया है मैजिस्ट्रेट को करने, तहसीलदार को करने के लिए, एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट को, जो कि एक्स वजह इलीगल है। तो अब मैं भी उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे क्लाइंट का फोकस और मेरा फोकस था फटाफट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो। लेकिन जो गलत कर रहे हैं ये लोग, बिल्कुल मतलब कानून की कार्रवाई करनी है, A ने, DC साहब चिट्ठी कर देते हैं, B को अलॉट कर देते हैं। तो जो DC ने अलॉटमेंट की है मैजिस्ट्रेट की, वो भी तो इलीगल की है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो कभी कभी अपने काम को सरअंजाम सही ना देना, वो भी नेग्लिजेंस है। क्या इनको नहीं पढ़ाया जाता? मतलब एप्लीकेशन करनी है, A के बाद फाइल आप कर देते हो, B के बाद फाइल। ये क्या फिर मतलब आप इसको फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही को अपनी कैसे बताओगे? जो पहले वाले हैं उनसे भी गलती हुई है। लेकिन अब मैं कहता हूँ चलिए हो गई गलती, किसी ने कानून की किताब गौर नहीं फरमाया, कोई मेहनत नहीं करता, आप लोग नहीं पढ़ते,
और अब तो हमने बोल दिया, हमने कोर्ट में भी नोटिस में ले आया, मैं आपके ज़रिए भी बोल रहा हूँ कि आप पढ़ लीजिए ज़ाब्ता 175 बनेगा कस्टोडियल। अगर आप थोड़ा सा नेट पर भी सर्च कर लेंगे, किसी वकील से, हमारे किसी वकील भाई से सलाह लेंगे, कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल किलिंग के केस में बड़ा सीरियस मैटर होता है। आपने वहाँ पार्लियामेंट में गया कानून, सुप्रीम कोर्ट ने भी कितनी बड़ी आप लोगों को हिदायत दी है, कॉशन दिया है, इवन की कॉम्पनसेशन डाली है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है कि ये इंक्वायरियाँ आप लोग नहीं करोगे क्योंकि आपके अफसर आपकी कस्टडी में, स्टेट की कस्टडी में मरा ना। बिल्कुल। जेल किसके पास होता है? जेल यूटी गवर्नमेंट के अंडर होता है, जेल पुलिस है, जेल डिपार्टमेंट है, डीजी जेल होता है, प्रिजन्स होता है। आप लोगों के नीचे मरा है, आप जुडिशियल ऑफिसर को बोलिए कि सर इसमें इंक्वायरी कीजिए। लोग भागेंगे, लोग हाई कोर्ट भागेंगे, लोग मैजिस्ट्रेट के पास भागेंगे, तराइए। तो फिर आप लोगों ने सीआरपीसी क्या पढ़ी है? आपको भी तो ट्रेनिंग है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी अफसर अगर अपनी ड्यूटी को सही नहीं निभा रहा है, मैं ये नहीं उसमें, मैं आई डोंट गो फॉर कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कि आप उसको इनाम दो और मारो ना। आपने 26 जनवरी पे इनाम देने, आप सबको दो, क्योंकि आपके अपने मोटिव्स हैं। मैं ये कहता हूँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हैं, कुछ मत कीजिए, उसको 1 महीने के लिए छुट्टी पर भेज दीजिए कि जाओ जाके सीआरपीसी की किताब पढ़ो, और आपका एक अगला एग्ज़ाम लिया जाएगा, मुझे मेरे पास भेज दीजिए, या हमारे किसी बार एसोसिएशन में प्रेसिडेंट साहब को कह दीजिए, हम में से कोई एक लॉयर उसका एग्ज़ाम लेगा। एग्ज़ाम के बाद जब हम, जैसे आप कोई मेंटली अनफिट हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है ना, डॉक्टर सर्टिफाई करता है हाँ पढ़ के आए, कोई भी लॉयर के पास चले जाइए, सर्टिफाई करेगा लॉयर, हाँ जी इसको अब कानून आ गया, फिर भेजिए। आप मैजिस्ट्रेट्स हो, आपको सड़कों पे करना है, कर्फ्यू लगाने हैं, फायरिंग तक का ऑर्डर देना है, आपने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी लगाया। ये कहा है कि मैजिस्ट्रेसी, आप ऑर्डर पास कर देते हो, नीचे टेप देते हो जी हम फलाने जुर्म में आपको 188 लगाएंगे। तो आपने खुद क्या किया? आपने भी तो कानून की अवमानना की। आपको 188 का पर्चा क्यों ना लगाया जाए? बिल्कुल। कानून की अवमानना करना, अगर 188 का पर्चा लगाना है तो मुझे ये बताइए कि जिस मैजिस्ट्रेट ने गलत इंक्वायरी ऑर्डर करवा दी, और जो गलत कर रहा है ना, करने वाला कुछ कर रहा है, वो कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ सर, ना करवाने वाला कुछ बोल रहा है, जिसने ऑर्डर पास किया, ना एसएसपी साहब ने बोला कि भाई आप लोगों ने सबने गलत किया, क्योंकि ये पुलिस ने तो इंक्वायरी नहीं करनी थी, मैजिस्ट्रेट ने करनी थी, एग्जैक्ट मैजिस्ट्रेट। तो इन सबको नोटिस में तो लाना चाहिए था। बिल्कुल कि सर हमसे गलती हो गई है, हम फटाफट इसको करेक्ट करते हैं, कॉरिजेंट में इशू करते हैं। ये हम डीसी ने नहीं करनी, ये इंक्वायरी तहसीलदार ने नहीं करनी, ये इसने एग्जैक्ट मैजिस्ट्रेट ने करनी, तो हम सीजीएम साहब को एक चिट्ठी लिख देते हैं या सेशन जज साहब को लिख देते हैं कि सर ये इंक्वायरी उनको दे दीजिए। किसी को होश ही नहीं है, यहाँ मौत, मतलब किसी की मौत की भी यहाँ वैल्यू नहीं है। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को सजेशन देना चाहूँगा, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड आई मीन इट फ्रॉम माई हार्ट। हम ये नहीं कि सिर्फ हमने जो अखबारों और सोशल मीडिया पर देखा, मैंने देखा कि उनकी फंक्शनिंग बड़ी ज़बरदस्त है। मैं पर्सनली भी मिला उनको, बड़ी ज़बरदस्त फंक्शनिंग है। जब मैं सरकारी वकील था तब भी मिला हूँ, उसके बाद भी मैं मिला हूँ। आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर हिम। लेकिन सर आप हर केस खुद नहीं जाके हैंडल करते। बिल्कुल। हर केस राजभवन में नहीं जा रहा। आपके पास एक अमला फैला है, एक इन्फॉर्मेशन पीआर डिपार्टमेंट है जो कि ऐसे इंटरव्यूज़ को देखता है। आजकल तो सुना सीआईडी वाले भी देखते हैं, तो मैं कहता हूँ वेलकम करता हूँ कि अगर हमारी हर रिकॉर्डिंग सीआईडी देखता है, वेलकम है वो, लेकिन आप उस पर एक्शन तो करवाइए। मैं कानून का एक ज़ाब्ता बता रहा हूँ, या तो आप मुझे बता दीजिए कि हाँ भाई असीम सानी तुम कानून गलत बता रहे हो, बिल्कुल तुम गलत कानून बता रहे हो। मैजिस्ट्रेट तो एग्जैक्टली मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहे हैं, तो मुझे बता दीजिए, मैं शायद मैं वी आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, मैं सीख लूँगा, कोई नहीं आ पाए। लेकिन अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो फिर अब गलती को प्रोक्रेस्टिनेट करी जा रहे हैं, गलती की हुई है। मैं आपके माध्यम से ठीक नहीं लगता था कहना, लेकिन मैंने एक कोर्ट में भी आर्ग्यू किया, एक गलती की हुई है और फिर को जस्टिफाई करते हो, हाँ जी गलती हो गई तो हो गई। ये कोई आर्बिट्रेरी राइट थोड़ा है। जजेस से भी हमारे पास कोर्ट में गलती हो जाती है, हम जज को बताते हैं कि सर यहाँ ये गलत दिखा गया। मुझे लगता है आई मीन या तो मैं इस प्रोफेशनल उसको जुडिशरी को बिलोंग करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। जज कभी अपनी ईगो पर नहीं लेगा। जज कहेगा हाँ वकील सब गलती हो गई, ऑर्डर पास कर देगा, रिव्यू कर देगा उस ऑर्डर को, करेक्शन कर देगा, पेरेंटेज में गलती है, नाम में गलती है, कुछ गलती है। बट इन लोगों का मुझे समझ नहीं आता, आप इतने ज़्यादा व्यस्त हो अपने डे टू डे लाइफ में कि एक आदमी की ज़िंदगी मौत के केस में आपको ऑर्डर नहीं करेक्ट पास करना आ रहा। वो फैमिली क्या लेके जाती होगी यूपी में, क्या हम लोगों का इंप्रेशन लेके जाती होगी। कोइंसिडेंटली एलजी साहब भी यूपी से हैं और वो भी यूपी से है, फैमिली प्रयागराज से आई है। हमारा चीफ जस्टिस साहब भी यूपी से आए हैं, लखनऊ बेंच से आए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो मुझे ये समझ नहीं आती हम लोग क्या इंप्रेशन दे रहे हैं रेस्ट ऑफ द कंट्री को, कि या हमारे अफसर भी ना लायक है। मतलब आप यूपीएससी के एग्जाम्स लेते हो यार, कम से कम इतना तो रखो। मुझे मेरा काम नहीं है बताना आपको, आई एम नॉट योर टीचर। मैं तो एक लॉयर हूँ, डिफेंस लॉयर हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल, किसी की भी सेवा करने के लिए मैं हाजिर हूँ। लेकिन अगर कोई गलती हो गई और हमने आपको मीडिया के माध्यम से आगे आपको हाईलाइट कर दी वो गलती, तो करेक्ट कर देना कौन सा कोई गुनाह हो जाएगा। बिल्कुल कोई छोटा नहीं हो जाता करेक्शन करने में। ऑर्डर पास करना है, तो रादर आप ऑर्डर नहीं पास कर रहे, उससे मुझे दुख पहुंच रहा है। अगर आप ऑर्डर पास कर दोगे, मेरा रीइंफोर्स हो जाएगा जो हाँ जी एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है ज़बरदस्त है यार, ये जिद पर नहीं बैठते। अगर गलती हो गई तो हो गई, हो सकती, मुझसे भी हो सकती है। क्योंकि ये गलती का एक मैं बैकग्राउंड और बताता हूँ,
हमारी सीआरपीसी में ये प्रोविज़न नहीं था भाई। हमारी मैं कहता हूँ कि जो पुरानी सीआरपीसी चल रही थी ना J&K की, उसमें ये प्रोविज़न नहीं था। लेकिन अब ख़त्म हो गया भाई 370। हमें अब वो अब अपने दिमाग से वो पुराने कानून, वो लाल किताबें जो लगी हैं, ये भूलना है अब इनको। अब नया मर्डर हुआ, नया ऑफेंस हुआ, नए ऑफेंस को नए कानून के मुताबिक चलना है, जो कि रेस्ट ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, यूपी में एप्लीकेबल है, दिल्ली में एप्लीकेबल है, पंजाब में एप्लीकेबल है। अब J&K में उसको लागू करिए। और ख़ासकर जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपसे गलती हो गई है, इसको करेक्ट कर लीजिए, जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दीजिए, ताकि मैजिस्ट्रेट की भी एक इंक्वायरी हो जाए, उधर आईओ की भी इंक्वायरी हो जाए, फैमिली को तसल्ली हो जाए कि हस्बैंड को की डेथ कैसे हुई। एक बेवा को तसल्ली देनी है ना आपने। और अगर कोई हैंकी पैंकी हौच पौच है तो उस बंदे को पकड़िए, चाहे वो जेल का वार्डर है, चाहे वो जेल सुपरिटेंडेंट है, चाहे वो को अक्यूज है, चाहे वो अंदर कोई और मुलजिम है जिसने उसके साथ किया है, और कुछ नहीं किया तो तब भी रिपोर्ट दे दीजिए कोर्ट को। बट फिर वही आगे अफसोस की बात है, और इसके आगे हम क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट असीम साहनी साहब। आगे आने वाले समय में इसमें क्या छानबीन होती है और क्या निकल कर सामने आता है, क्या ये सुसाइड था या एक मर्डर था, जो भी कुछ निकल के आएगा हम ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।